Hi all, welcome back. This is a new video of the series जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर और सेकंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं एंड इफ यू आर इन क्लास 11 वांट टू लर्न अबाउट योर माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक डीपली, प्लीज गो अहेड एंड वॉच दोज लेक्चर. I am Sejal Rawal and I just want to wish you all a very happy Children's Day. When I am recording this lecture, it's 14th of November and I really hope that we always keep our inner child alive forever. We all are students. I am learning, you are learning, each and every person is learning, and yeah, we all are children, so doesn't matter. And happy Children's Day to you. Enjoy your past memories. Remember when we used to get those chocolates and laddu in our schools. I really love those days. Miss those days too. So start करते हैं हमारे एक न्यू चैप्टर के साथ. जैसा कि हमें पता है कि हमारा स्टडी करने का क्या पैटर्न है. आई यूज अ PDF ऑफ संदीप गर्ग्स बुक एंड उसको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं. मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि समझाना मेरा पर्सपेक्टिव है और इस तरह से समझाना मेरा पर्सपेक्टिव है जो आपको एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करे. व्हेन यू आर राइटिंग योर एग्जामिनेशन यू हैव डेफिनेशन इन योर माइंड, ठीक है, यू हैव वर्डिंग्स सो दैट यू कैन डिस्क्राइब योर फीलिंग. मुझे बहुत बार मतलब जब मैं पढ़ाती थी तब भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला मैम समझ आ जाता है, लिखते नहीं बनता. लिखते इसलिए नहीं बनता बिकॉज हम यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, हम फास्ट फॉरवर्ड 2x करके यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, बट हम बुक रीड नहीं करते हैं. गाइज, वन सजेशन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, you must read out your book. Your textbook is your everything if you want to write the examination. Okay, समझ आ जाएगा मेरी वीडियोस देखकर, बट अगर लिखना है ना जेन्युइनली ओन वर्ड्स में भी अगर लिखना है तो you have to read out your book at least twice you have to read out your book. ठीक है, तो ये हमारा नया चैप्टर है. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैम ने थोड़ा सा ज्ञान दे दिया है. ओके, सो दिस इज अ न्यू चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिमांड. वी ऑल आर हैबिचुअल ऑफ दिस वर्ड दैट इज डिमांड. ठीक है, हम बहुत बार ये वर्ड यूज कर लेते हैं कि यार बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है. तो एक्चुअल में इस वर्ड का क्या मतलब होता है? ठीक है, लेट्स सी इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, दैट इज डिमांड. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे कि डिमांड का मतलब क्या होता है. डिमांड पढ़ने से पहले 3 शब्द अपने दिमाग में बिठाओ. डिमांड, डिजायर, ओके 3 वर्ड अदर देन डिमांड, दैट इज टोटल 4 वर्ड. डिमांड, डिजायर, वांट एंड डिमांड, डिजायर, वांट, विश. डिमांड, डिजायर, वांट और विश. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम डिमांड समझते हैं. ठीक है, तो डिमांड क्या है? डिमांड एक ऐसा वर्ड है जो हम तब यूज करते हैं. बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें इन सब का डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जब हम कंपनी कोई कॉर्पोरेट के लिए हम जब पॉलिसीज बनाएंगे ना किसी कंपनी के लिए, तो हमें ये सारे वर्ड्स तब काम आएंगे कि हम हमारे प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं. प्रोडक्ट की डिमांड है, डिजायर है, वांट है लोगों में, या सिर्फ विश है. अब चारों वर्ड जब आप बोर्ड मीटिंग में बैठे होंगे और अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा होगा, यू वुड बी कंफ्यूज्ड. क्या है ये कि तो बातें हैं. हम कई बार ये सारे वर्ड्स को सिनोनिम यूज कर लेते हैं, बट दिस आर नॉट सिनोनिम. ईच एंड एवरी वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ड डिमांड से कि डिमांड शब्द का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है. पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है, डिमांड. अब वो क्यों बेस्ड है और ये चैप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? तो देखो दो चीज है. दो चीज क्या है? सबसे पहले कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट. एवरी वांट कंज्यूमर डील्स कैन नॉट बी डिजायर. ठीक है, एक होता है डिमांड, एक होता है डिजायर, एक होता है वांट, और मैं एक और वर्ड आपको बताने वाली हूं विच इज विश. ठीक है, तो सबसे पहले डिमांड अलग है, डिजायर अलग है, और डिमांड अलग है, डिजायर अलग है, वांट अलग है और विश अलग है.
कोई चीज आपकी डिजायर हो सकती है। डिजायर मतलब क्या? डिजायर मतलब अगर एक गरीब इंसान जिसकी जेब में 200 रुपए हैं और वो मर्सिडीज का सपना देख रहा है, अगर वो मान लो कोई भी एक वो देख सकता है, सपना देख सकता है और वो पूरा भी हो सकता है, पर मान लो अगर आज की तारीख में उसकी जेब में 200 रुपए हैं और वो मर्सिडीज के बारे में सोच रहा है कि मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, तो आज की डेट में तो वो उसकी क्या है? डिजायर है। आज की डेट में तो वो उसकी क्या है? डिजायर है। दूसरा आता है वांट। वांट इज दैट डिजायर विच इज backed बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई। वांट मतलब ऐसा है कि एवरी डिजायर इज नॉट अ वांट, but a desire can become a want if a person is positioned to satisfy it. For example, मान लो कि वो पुअर पर्सन की क्या लग गई? लॉटरी लग गई। वो पुअर पर्सन की लॉटरी लग गई, अब उसके पास पैसा है, अब वो क्या कर सकता है? वो वांट यानी आई वांट इट, मांगना। अब वो वांट कर सकता है किसकी? मर्सिडीज की। ही हैज द इनफ मनी। डिजायर वो है जब आप कोई चीज चाहते हो पर उसको खरीदने के लिए, उसको पजेस करने के लिए अगर आपके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं है, तो वो चीज आपकी डिजायर बन के रह जाती है। पर अगर आप किसी चीज को चाहते हो, विलिंग है, यू विलिंग चाहते हो, आप किसी चीज को चाहते हो और आपके पास एबिलिटी भी है, मतलब क्या हो गया? विलिंगनेस प्लस एबिलिटी, चाहते भी हो और एबिलिटी भी रखते हो उस चीज को लेने की, तो वो बन जाएगी आपकी वांट। डिजायर समझ आई? डिजायर मतलब मैं चाहती हूँ मर्सिडीज खरीदना, अभी जेब में 200 रुपए, पूरी हो सकती है क्या? अभी वो चीज नहीं हो सकती। वांट मतलब यार मैं चाहती हूँ और मेरे पास पैसा भी है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज है, लेट्स से कि मुझे एक टाइटन की वॉच चाहिए विच विल कॉस्ट अराउंड 2500 समथिंग। मेरे पास अगर आज इतना पैसा है, आई कैन गो टू द मार्केट एंड से प्लीज आई वॉन्ट टाइटन वॉच। बट लेट्स से कि आज मेरे पास 2500 रुपीज है, एंड इफ आई गो टू like Gucci, or if I'll go to like Coach, okay, which is a big brand, and if I say that I want the watch, but they'll say, oh no, you don't have enough, you don't have ability right at that point to have this, तो वो मेरी क्या बन गई? डिजायर बन गई। अब हम आते हैं डिमांड की तरफ। डिमांड क्या होता है भैया? डिमांड इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड हमेशा याद रखना, आज मैं इस चीज की डिमांड कर रही हूं, कल मैं शायद ना करूं, ठीक है? डिमांड समय के साथ बदलती है, डिमांड समय के साथ बदलती है। तो डिमांड क्या है? डिमांड एक ऐसी चीज है, डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू प्राइस एंड डिमांड इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम। अगर मान लो डिमांड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना, डिमांड हमेशा प्राइस के रेफरेंस में, अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है तो मेरी डिमांड में भी फ्लक्चुएशन आएगा। अगर टाइम में फ्लक्चुएशन आता है तो मेरी डिमांड में भी फ्लक्चुएशन आएगा। तो डिमांड किन दो चीजों पे सबसे ज्यादा निर्भर करती है? प्राइस पे, डिमांड सबसे ज्यादा प्राइस पे निर्भर करती है और टाइम पे निर्भर करती है, ठीक है? तो डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस एंड रेफरेंस टू टाइम। डिमांड मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल, अब रेफरेंस टू प्राइस कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि डिमांड, मैं चाहती हूँ, मेरी डिमांड है कि मुझे एक ब्लैंकेट खरीदना है, ठीक है? पर उसका प्राइस जब मैंने उसको देखा था, जब मैंने उसकी डिमांड करी थी, तब वो 2000 रुपीज का था। आज जब मैं उसको लेने जाती हूँ तो उसका प्राइस बढ़ के 5000 हो जाता है। मैं नहीं खरीदूंगी, मतलब मेरे पास डिमांड है, मैं चाहती हूँ उसको खरीदना, बाकी क्योंकि प्राइस पहले के कंपैरेटिवली बढ़ गया है, विच इज नॉट कमिंग इनटू माय बजट, आई वोंट टेक इट। तो प्राइस से मेरी डिमांड अफेक्ट हो गई। दूसरा, रेफरेंस टू पीरियड ऑफ टाइम। मान लो वो कंबल मैंने ठंडी में देखा था, ठंडी में मुझे कंबल की जरूरत थी इसलिए मैं देखने गई थी या ब्लैंकेट देखने गई थी। अब मान लो कि ठंड खत्म हो गई है और अब गर्मी का माहौल है, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो मेरी डिमांड नहीं है ना, अब पहले थी, अब नहीं है मेरी डिमांड, क्योंकि डिमांड डिफर करती है टाइम और प्राइस के बेसिस पर। अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड चेंज होती है, टाइम चेंज होता है तो डिमांड चेंज होती है। डिमांड को अगर सम अप करें तो डिमांड है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग, मैं इच्छा रखती हूँ, मैं इच्छा भी रखती हूँ, मैं एबल भी उसको खरीदने में, एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लिसन, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, डिमांड का मतलब मन में थोड़ा सबको पता था,
बट एग्जाम में अगर 3 नंबर की डेफिनेशन लिखने को आती है कि डिफाइन डिमांड, यू हैव टू राइट दिस 4 वर्ड। विलिंग लिखना पड़ेगा, एबल टू बाय लिखना पड़ेगा, प्राइस लिखना पड़ेगा, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने ये 4 चीजें नहीं लिखी है डिमांड की डेफिनेशन में तो 3 नंबर नहीं मिलेंगे। समझ गए? इसलिए मैं बोलती हूँ कि बुक रीडिंग 2 बार क्यों जरूरी है। डिमांड किसी भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जिसको मैं चाहती हूँ खरीदना, विलिंग यानी चाहना, मैं चाहती हूँ खरीदना। एबल टू बाय, मैं खरीद भी सकती हूँ, आई एम एबल, आई हैव इनफ मनी टू परचेज दैट एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उस प्राइस और समय के अंतर्गत अगर मैं खरीद पाऊं तो। अब डिमांड कौन से 4 वर्ड जरूरी है बेटा? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है, विलिंगनेस टू बाय, प्राइस और टाइम। ये 4 शब्द लिख के आना तो ही पूरे नंबर मिलेंगे। अब डिमांड होती है बेटा 2 तरह की। कौन कौन सी तरह की? एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड मतलब मान लो किसी एक इंडिविजुअल, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल सेजल, ठीक है, अगर मान लो कि मैं ठंड के मौसम में आइसक्रीम खा रही हूं, क्या खा रही हूं? ठंड के मौसम में आइसक्रीम खा रही हूं, ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है, मैं खा सकती हूँ, कोई मेरे को रोक नहीं सकता, मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। पर अगर मेजॉरिटी देखा जाए ना तो ये मार्केट डिमांड हो सकता है ठंड में ना हो। क्या हो सकता है? हो सकता है ये पूरे मार्केट की डिमांड ना हो। तो हम जब डिमांड की स्टडी करते हैं तब हमें दोनों चीजें देखनी पड़ती है। क्या ये पर्टिकुलर इंसान की डिमांड है या पूरे मार्केट की डिमांड है? अगर ये पर्टिकुलर इंसान की ही डिमांड है तो हम इसको पूरा करने के लिए पूरी फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, पूरा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। पर हाँ, अगर ये पूरे मार्केट की डिमांड है तो हम इसका मास प्रोडक्शन करेंगे। डिमांड इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि प्रोड्यूसर को पता पड़ जाए कि उसके गुड्स की क्या डिमांड है मार्केट में। सिंपल सी बात है यार, अगर आपको नहीं पता होगा कि आपकी गुड्स की क्या डिमांड है तो आपको कैसे पता होगा कि उसका प्रोडक्शन कैसे करना है, कितना प्रोडक्शन करना है? दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसलिए हम डिमांड की स्टडी करते हैं। डिमांड 2 तरह की होती है, इंडिविजुअल और मार्केट। आज सेजल रावल ठंड में जाके आइसक्रीम खाने की इच्छा रखती है, भाई ये उसकी इंडिविजुअल डिमांड है, मार्केट डिमांड नहीं है। मार्केट डिमांड वो है जब ठंड के अंदर जलेबी खाने कोई जाए। ठंड में जलेबियां बहुत बनती है, ठीक है, स्पेशली इन नॉर्दर्न स्टेट्स। बिग फैन ऑफ जलेबीज ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो दैट इज अ मार्केट डिमांड। तो हमने डिमांड पढ़ी 2 तरह की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये जो डिमांड है ये कैसे डिसाइड होती है, मतलब कोई किसी चीज की डिमांड क्यों करता है? What are the factors that determine demand? What are the factors और what are the determinant? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करती है? तो सबसे पहले आता है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आता है ये वाला पॉइंट। सबसे पहले आएगा प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब सामान। यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं। ओके, लेट्स से टी। ठीक है, टी एक कमोडिटी है, ठीक है। टी की डिमांड जो है, टी की जो डिमांड है वो उसकी खुद की प्राइस पे अफेक्ट करेगी या नहीं? उसकी खुद की प्राइस। मान लो कि मुझे मम्मी ने कहा कि बाजार से जाके टी खरीद के लेकर आ। मैं गई टी खरीदने और मैंने देखा कि जो टी कल मैं 150 रुपए किलो में खरीद रही थी वो आज मुझे 300, डबल हो गया उसका प्राइस। तो मेरी डिमांड पे अफेक्ट होगा या नहीं होगा? अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो और आप देखते हो कि भाव में वृद्धि हो गई है उसी कमोडिटी की, तो आप सोचते हो ना उसको खरीदने से पहले, बोले उसकी डिमांड अफेक्ट होगी या नहीं? हो सकता है मैं उस दिन चाय ना खरीदूं क्योंकि मेरा बजट नहीं है। डिमांड की परिभाषा में ही था कि प्राइस और टाइम को ध्यान में रख के ही डिमांड होती है। प्राइस और टाइम को ध्यान में रख के ही किसी चीज की डिमांड की जाती है। यहां पर भी इन्होंने एग्जांपल लिया है, इफ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी से टी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड विल फॉल। मान लो मैं बाजार कितने रुपए लेके गई थी? 150 रुपए। मैं बाजार गई, मुझे अंकल ने कहा कि 300 रुपए किलो है चाय, एंड आई वाज लाइक यार मैं अभी तो 150 रुपए किलो लेके गई थी, आपने प्राइस बढ़ा दिया। तो बोलते हाँ बढ़ गया, आगे से बढ़ गया है प्राइस। What I will do as a rational consumer, I'll say okay, give half kg. What will I say?
ओके गिव हाफ केजी, क्योंकि मुझे मेरे बजट में जितना आएगा, जितना मैं मेरे बजट में डिमांड कर सकती हूँ मैं उतना ही डिमांड करूंगी ऑब्वियसली। तो मैंने उनसे ले लिया हाफ केजी। तो एज द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड विल डिक्रीजेस। बहुत सिंपल सी बात है भैया। कार की प्राइस, कार हटाओ, गोल्ड, गोल्ड की प्राइस अगर बढ़ती है तो हम क्या गोल्ड खरीदने चले जाते हैं कि चलो चलो प्राइस बढ़ रही है? नहीं, विल वेट कि जब उसका प्राइस कम होगा हम तब खरीदेंगे। अपन बोलता है अरे भाई अभी भाव बहुत ज्यादा है सोने का, अभी बहुत भाव है, अभी मत खरीदो, थोड़ी मंदी आने दो फिर खरीदेंगे। तो प्राइस से आपकी डिमांड अफेक्ट होती है। दूसरा पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये रिलेटेड को ना थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो ये वर्ड है ना रिलेटेड, इसके अंदर दो वर्ड छुपे हैं। रिलेटेड के अंदर दो वर्ड छुपे हैं, एक है सब्सटीट्यूट, एक है कॉम्प्लीमेंट्री। रिलेटेड के अंदर दो वर्ड छुपे हैं, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ सब्सटीट्यूट क्या होता है। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है एक नहीं तो दूसरा, एक नहीं तो दूसरा, और उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन लगभग सेम मिले, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी, ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा मार्केट में चलता है हमेशा, टी और कॉफी का। जैसे हमारा मेहमान आता है मम्मी उनको दो ही ऑप्शन देती है, चाय लेंगे या कॉफी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम चाय पीते हैं, है ना, हम वी आर टी लवर्स, हम चाय पीते हैं। पर मान लो कि चाय के प्राइस में, चाय के प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब पहले चाय का प्राइस 150 था, अब चाय का प्राइस 300 हो गया। तो हम क्या करेंगे, टी की जगह क्या पियेंगे, क्या पीने लग जाएंगे, कॉफी पीने लग जाएंगे, क्योंकि कॉफी का आज भी भाव वही है, कॉफी के भाव में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो हम किधर स्विच कर जाएंगे, कॉफी पे स्विच कर जाएंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो हमारे गुड्स का क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। जैसे प्राइस किसका बढ़ा, टी का बढ़ा, तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, कॉफी की। ध्यान रखना कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, मतलब टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरे गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स होते हैं, दूसरे गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिसके एक के बिना दूसरे की कोई वैल्यू नहीं, एक के बिना दूसरे की कोई वैल्यू नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल, कार कमोडिटी है, ठीक है, पेट्रोल इज ऑल्सो अ कमोडिटी। इफ वी वांट टू रन अ कार, पेट्रोल इज a 100% required product. We cannot work without petrol. Car cannot work without petrol. तो petrol is a complementary goods for car. जब पेट्रोल के भाव बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। जब पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो कार की डिमांड कम होगी। तो यहां पर कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इनवर्स। इफ द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड विल डिक्रीजेस। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट टुगेदर। अ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ गिवन गुड्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो देयर इज अ इनवर्स अफेक्टेड। एंड ऊपर वाला जो था सप्लीमेंट्री गुड्स जो था, दिस वन इज डायरेक्टली रिलेटेड। सो डायरेक्ट रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन। दूसरा थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सिंपल सी बात है, व्हेन देयर इज इंक्रीज, फॉर एग्जांपल अभी मेरी इनकम है 5000 पर मंथ, ठीक है। मान लो कि नेक्स्ट महीने मेरा इंक्रीमेंट हो गया और मेरी इनकम हो जाती है 10,000 पर मंथ। तो अभी अगर मेरी इनकम जो है वो 5,000 से बढ़ के 10,000 होगी तो मेरी डिमांड भी क्या होगी, मेरी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर पहले मेरे घर में मैं आधा लीटर दूध लेके आती थी और मैं सोचती थी आधे लीटर से ही काम चला लूंगी यार, तो नाउ आई डोंट डू काम चलाओ काम, आई बाय फुल 1 लीटर ऑफ मिल्क। और लेट्स से कि पहले मैं हाफ क्रीम मिल्क लेती थी तो अब मैं फुल क्रीम मिल्क लूंगी। वाई, बिकॉज देयर इज अ इंक्रीज इन माई इनकम। तो जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है या कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तब भी डिमांड अफेक्ट होती है। जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऐसा पॉइंट है, ठीक है, विच डिफर, जैसे हैबिट्स होती है ना लोगों की, उसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हैबिट है, हैबिट को फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की हैबिट है टू स्मोक, ठीक है, और टू ड्रिंक, और मान लो किसी की हैबिट है टू हैव टी ओनली,
दे कैन नॉट स्विच टू कॉफी। तो ये उनका टेस्ट और प्रेफरेंस है। मान लो कि अगर वो टी का हैबिचुअल बंदा है, ये उसका टेस्ट है, उसका प्रेफरेंस है, और टी की प्राइस बढ़ भी जाती है, तो कमोडिटी की डिमांड में देयर विल बी नो चेंज। वाई देयर विल बी नो चेंज? क्योंकि वो उसका टेस्ट और प्रेफरेंस है। टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। दे इंक्लूड चेंज इन फैशन, कस्टम, हैबिट। इफ अ कमोडिटी इज इन फैशन और प्रेफर्ड बाय कंज्यूमर, द डिमांड ऑफ समथिंग राइजेस। जैसे कि अब मान लो इट्स ओके। नाउ एक्सेप्शन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ये भी एक फैक्टर है जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है डिमांड को। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था विच इज ऑफ गोल्ड। लेट्स से कि गोल्ड का प्राइस आगे जाके कम होने वाला है। देयर इज अ एक्सपेक्टेशन व्हेन देयर इज अ एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, द डिमांड गेट्स अफेक्टेड। कैसे अफेक्ट होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि सोने का भाव आगे जाके कम होने वाला है, तो अभी के लिए उसकी डिमांड क्या होगी? आगे जाके कम होगा, तो अभी के लिए उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि सब लोग सोचेंगे कि अगर आगे जाके सोना थोड़ा सस्ता होने वाला है तो विल परचेज देयर ओनली। तो क्या होगी? अभी के लिए उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर ऑल्सो लीड टू चेंज इन डिमांड। नाउ ये सारी हमने बात करी इंडिविजुअल डिमांड की। नाउ विल सी मार्केट डिमांड। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिमांड दो टाइप की होती है, इंडिविजुअल और मार्केट। अभी हमने जो देखा, जो जैसे हमने सबसे पहले देखा इनकम, प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सारे पॉइंट्स किसके थे? एक इंडिविजुअल की डिमांड के। अब मार्केट डिमांड इज अ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। किसी जगह की कितनी पॉपुलेशन है उस पे डिटरमाइन होता है कि उस मार्केट में कितनी डिमांड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्मॉल टाउन है, उस स्मॉल टाउन की पॉपुलेशन ही 10,000 है, तो डेफिनेटली वहां की डिमांड 10,000 के हिसाब से होगी। वेयर देर इज वन सिटी जहां की पॉपुलेशन इज 1 करोड़, तो यहाँ की डिमांड ऑब्वियसली कम होगी और यहाँ की डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा होगी। सीजन एंड वेदर, मान लो कि इफ यू गो टू कश्मीर, ओके, सो कश्मीर इज अ प्लेस विच इज अ कोल्ड प्लेस, तो वहां पर हमेशा सीजन और वेदर कैसा बना रहेगा? कोल्ड बना रहेगा। इसलिए हमेशा वहां पे जो कोल्ड की चीजें हैं उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ यू गो टू राजस्थान इज प्रिटी हॉट एज कंपेयर टू कश्मीर, तो अब वहां पर किन चीजों की डिमांड ज्यादा रहेगी? द हॉट, जो ऐसी चीजें होती है जो गर्मी से प्रोटेक्ट करती है, उनकी ज्यादा डिमांड रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मान लो कोई जगह है जहां पर थोड़े अमीर रिच क्लास रहता है, तो वहां का डिमांड अलग रहेगा। एंड वेर इज अ प्लेस वेयर मिडिल क्लास पीपल यूज टू लिव, वहां का डिमांड अलग रहेगा। सो दिस आर द टू डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। Now there is demand function, demand schedule, law of demand, ये हम कल कवर करेंगे। एंड लॉ ऑफ डिमांड, रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ओके, इट विल टेक 2 days। आई होप आपको इतना समझ आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? डिमांड कितने टाइप्स की होती है? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स है और मार्केट डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स है? डिमांड, डिजायर, वांट, तीनों में डिफरेंस समझ आया? डिजायर अलग है। डिजायर मतलब कि अगर मेरी जेब में 200 रुपए और अगर मैं मर्सिडीज के बारे में सोच रही हूँ तो मेरी डिजायर है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे पास मेरी लॉटरी लग जाती है और मेरे पास बहुत पैसा है और फिर अगर मैं मर्सिडीज के बारे में सोच रही हूँ, then this is my want. I want it because I can afford it. I have willing to buy and I am able to pay. I am willing to buy and I am able to pay. This is want. डिमांड दो चीजों पे अफेक्ट करती है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी एंड टाइम। प्राइस और टाइम अगर चेंज होगा तो मेरी डिमांड भी उसके साथ क्या होगी? चेंज रहेगी।
एक लास्ट वर्ड जो आपकी बुक में नहीं लिखा है बट आई थिंक आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर लर्निंग ऑन डिमांड, डिजायर एंड वांट, दैट इज विश। ठीक है, तो विश एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। आई विश ऐसा हो जाए, ठीक है, आई विश वैसा हो जाए, आई विश सडनली मेरे पास लाइक स्टार्स आ जाए, है ना। सो दिस आर विश विच इज अ वेरी रेयर and which is just a universal based. You cannot force those things to work upon you. So इसको विश बोलते हैं, ठीक है। सो विश इज डिफरेंट, डिमांड इज डिफरेंट, डिजायर इज डिफरेंट एंड वांट इज डिफरेंट। कैसे डिटरमाइन होती है डिमांड वो हमने पढ़ा। क्यों पढ़ रहे हैं डिमांड का चैप्टर? ओके, सो जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर हम डिमांड नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं होगा प्रोडक्शन क्या करना है, एंड देन हाउ विल इकोनॉमी वर्क, अगर हमें यही नहीं पता होगा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही हमने पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। उसका आंसर हमें तभी मिलेगा जब हम डिमांड की स्टडी करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर विच इज डिमांड। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। विल सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। गुड बाय।